हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की एक ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करें। दो मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास से जुड़ जाएं और उसके बाद हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सविता, गुड इवनिंग यशवंत। तो क्लास शुरू हो गई है। पहले मुझे ये बताओ कि हमने अर्थक्वेक का टॉपिक पढ़ रहे थे। अर्थक्वेक का टॉपिक आई थिंक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि अर्थक्वेक के कितने टाइप्स पढ़ लिए थे। नहीं बेटे, सैटरडे को क्लास नहीं हुई थी क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। मैं ठीक नहीं थी इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। आज ही क्लास हुई है मंडे को। तो क्लास शुरू करते हैं। मेरे को बताओ, अर्थक्वेक का टॉपिक मैंने अर्थक्वेक के टाइप आप लोगों को करवा देते, उसके बाद करवाना है। तो करते हैं शुरू। अर्थक्वेक के टाइप के बाद से हम अपना जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं और आपका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। और आज हम नया टॉपिक भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास। कोई भी डाउट हो तो मैं आपका बीच में क्वेरी देखती रहूँगी। तो ये देखो, ये मैंने टाइप ऑफ अर्थक्वेक यानी कि अर्थक्वेक किस किस रीजन की वजह से आता है। जिस रीजन की वजह से अर्थक्वेक आता है उसी के नेम पर, उसी के बेस पर इसका नाम पड़ गया। जैसे आपका टेक्टोनिक, यानी कि जब आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, यानी कि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे के पास आती हैं या एक दूसरे के पास से होकर गुजर जाती हैं, तो उसको बोला जाता है टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो जब इसकी वजह से आपका अर्थक्वेक आता है तो उसको बोला जाता है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। और जब आपके वोल्केनो के फटने की वजह से अर्थक्वेक आता है तो उसको बोला जाता है वोल्केनिक अर्थक्वेक। और एक्सप्लोजन अर्थक्वेक कब आता है? जब कोई न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या फ्रीजन होता है, उसकी वजह से भी आपका अर्थक्वेक आता है। कोलैप्स अर्थक्वेक आता है जब आपकी कोई बिल्डिंग गिर जाती है, उसकी वजह से आपका अर्थक्वेक आता है। ठीक है। तो अब ये देखो, अर्थक्वेक बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ फोकस। अब गहराई के बेस पे आपके तीन प्रकार के अर्थक्वेक है, ये मैंने आपको बताया था और ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मैंने उस दिन आपसे पूछा था कि आपका जब कन्वर्जेंट प्लेट होगी तब कौन से अर्थक्वेक आएंगे और जब आपकी डाइवर्जेंट प्लेट होगी तब कौन से अर्थक्वेक आएंगे। तो देखो, इनकी गहराई के बेस पर अभी तक जो डेप्थ पता करी गई है, यानी कि जिस डेप्थ से हमें अर्थक्वेक के बारे में पता चला है वो है आपकी 0 से 700 किलोमीटर तक। हमें क्या पता चला है? 0 से 700 किलोमीटर तक हमें डेप्थ के बारे में पता चला है। तो अब इसके अकॉर्डिंग ही हमारे अर्थक्वेक की गहराई
के आधार पर 3 तरीके के हमारे अर्थक्वेक है। सबसे पहला है ए, शैलो अर्थक्वेक। शैलो अर्थक्वेक का जो गहराई है वो है 0 से 50 किलोमीटर। फिर है हमारे इंटरमीडिएट अर्थक्वेक, जिसकी गहराई है 50 से 250 किलोमीटर। और तीसरी है आपके डीप अर्थक्वेक, जिनकी जो गहराई है वो है 250 से 700 किलोमीटर डीप। अब आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके कन्वर्जेंट प्लेट यानी कि कन्वर्जेंट प्लेट कौन सी होती है? जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं, तो जब ये कन्वर्जेंट प्लेट किनारा होता है तो उस समय कैसे आपके अर्थक्वेक आएंगे? तो उस समय बहुत गहरे अर्थक्वेक आएंगे। ठीक है, बहुत गहराई से आपके अर्थक्वेक आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी वो जो दूसरी प्लेट है वो नीचे जाके सबडक्ट हो जाएगी गहराई में। ठीक है, और आपकी एक प्लेट ऊपर उठ जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा? आपके बहुत गहराई से अर्थक्वेक का ओरिजिन होगा। दूसरे हैं आपके डाइवर्जेंट प्लेट, यानी कि जब दो प्लेट आपकी एक दूसरे से दूर जाती हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो यहाँ पे बहुत हल्के यानी कि शैलो अर्थक्वेक आते हैं। यहाँ ज्यादा गहराई से भूकंप नहीं आते हैं। ये पॉइंट आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, ये देखो, ये मैंने लिख रखा है कि फोकस की गहराई के आधार पर भूकंप, फोकस के आधार पर जो भूकंप है उसको 3 जोन में बांटा गया है आपका: उथले भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और आपके गहरे भूकंप। इनकी जो ये गहराई है ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये गहराई और इनके नेम के अकॉर्डिंग आपको मैच द फॉलोइंग दिए गए थे, तो आप वो तभी कर सकते हो जब आपको वो याद होगा। ओके, ये देखो, ये मैंने आपको बताया था। ये देखो, ये यहाँ पे दिखा रखा, शैलो फोकस अर्थक्वेक, फिर इंटरमीडिएट फोकस और डीप फोकस। देखो, सबसे ज्यादा गहराई पे जहाँ ये प्लेट सबडक्ट होती है वहां से जब अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है तो उसको बोला जाता है आपका डीप फोकस अर्थक्वेक। ठीक है, अब हमारी जो सिस्मिक वेव है, सिस्मिक वेव आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी दो तरीके की मैंने आपको सिस्मिक वेव बताई थी। एक होती है आपकी बॉडी वेव और एक होती है आपकी सरफेस वेव। बॉडी वेव कौन सी होती है? जो आपके ये अर्थ है, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो चलती हैं ऐसे। इसमें है आपकी पी वेव और एस वेव। वही है आपकी सरफेस वेव। सरफेस वेव में आपकी दो पार्ट है, लव वेव और आपकी है रेलेग वेव। ठीक है, लव वेव और आपकी है रेलेग वेव। ये नाम याद रखना। अब सबसे पहला हम पढ़ेंगे, ये देखो, ये सिस्मिक वेव का यहाँ पे आपको मैंने आपके लिए चार्ट लगा रखा है। सिस्मिक वेव के दो टाइप है आपके, बॉडी वेव और सरफेस वेव। बॉडी वेव के दो टाइप है, लॉन्गिट्यूडनल जिनको पी वेव भी बोला जाता है, ट्रांसवर्स जिनको एस वेव भी बोला जाता है। सरफेस वेव के भी दो टाइप है, रेलेग वेव और लव वेव। इनके नेम इंग्लिश में ही याद रखने हैं, हिंदी में याद मत रखना। अब सबसे पहले है प्राइमरी वेव। देखो, इस प्राइमरी वेव के जो दूसरे नेम है ना वो याद रखना। प्राइमरी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव भी बोलते हैं, सिंपली पी वेव भी बोल लेते हैं, और इनको क्या है, साउंड वेव भी बोला जाता है। क्योंकि साउंड वेव क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये साउंड वेव की तरह चलती है। ठीक है, इसलिए इसमें जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो कैसी होती है? लाइन, जैसे आपकी साउंड वेव में होती है वैसे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल देके दिखाऊं, ये कोई पाइप है, इधर एक ह्यूमन बींग है, इधर एक ह्यूमन बींग है। दोनों ने ये पाइप अपने, एक ने ये पाइप अपने ईयर से लगा लिया और एक ने मुंह से लगा लिया। ठीक है, तो यहाँ से उसने क्या है, आवाज मारी और यहाँ पे गई बिल्कुल सीधा। कोई इसमें वेव फॉर्म नहीं आई। ठीक है, ये नहीं आई। या इसने जो आवाज मारी वो बिल्कुल क्या गई, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, साउंड वेव की तरह ये क्या है, उसके कान में पहुंच जाएगी, और इसलिए इनको बोला जाता है साउंड वेव। और इनको कंप्रेशनल वेव भी बोला जाता है। ये जो पी वेव है ये सबसे ज्यादा स्पीड में चलने वाली आपकी वेव है, और ये तीनों आपके मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड, गैस से गुजर सकती हैं। ठीक है, तो दिस ऑल्सो पास थ्रू लिक्विड मटेरियल। देखो, ये कहते हैं कि ये लिक्विड मटेरियल से भी पास होती है, लेकिन उनकी जो स्पीड है ना, लिक्विड में जैसे ही एंटर करते हैं इनकी स्पीड कम हो जाती है।
उसके बाद अब है आपका सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव को आपका ट्रांसवर्स डिस्टोर्शनल, सिंपली एस वेव, या फिर हम इनको ट्रांसवर्स वेव क्यों बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं जो 90 डिग्री पे चलती हैं, ऐसे कट करती हैं। और इनको डिस्टोर्शनल वेव कैसे फॉर्म में चलती है? ये वेवी फॉर्म में चलती है, ऐसे। ये देखो, ये मैंने दिखाया था ना आपको, ये देखो, ये ऐसे वेवी फॉर्म में चलती है, जबकि आपकी पी वेव क्या बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में चलती हैं। ठीक है। ओके, तो ये आपके प्राथमिक कण या आपके द्वितीयक तरंगे, इनके नाम हिंदी में देख लो। प्राथमिक को अनुदैर्ध्य संपीड़न तरंगे, पी तरंगे या ध्वनि तरंगे भी बोला जाता है, जबकि द्वितीयक तरंगे को तो अनुप्रस्थ या विकृत या एस तरंगे भी कहा जाता है। इनके जो दूसरे नेम है ये याद रखना, एग्जाम में इनके दूसरे नाम दे दिए जाते हैं, आपको पी वेव एस वेव नहीं दिया जाता। उसके बाद ये एस वेव के बारे में कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका एस वेव है वो लिक्विड मटेरियल से पास नहीं हो सकता। जहां पे आपका अर्थ का जो भी पार्ट लिक्विड में होगा उस वहां पे ये एस वेव क्या होगी? एब्सेंट होगी आपका। इसलिए आउटर कोर कैसी अवस्था में है? आउटर कोर है लिक्विड फेस में, इसलिए एस वेव वहां पे नहीं मिलती है। उसके बाद है आपकी थर्ड बॉडी सरफेस वेव में आपकी एल वेव और रेलेग वेव। अब ये जो सरफेस वेव है, सरफेस वेव में जो इम्पोर्टेंट आपकी वेव है वो है आपकी एल वेव, या इनको हम लॉन्ग पीरियड वेव या इनको हम लव वेव भी बोलते हैं। लव वेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके जो लव साइंटिस्ट है ना, उन्होंने इस वेव को खोजा था। ठीक है। ये जनरली किसको अफेक्ट करती है? सरफेस को, जो अर्थ का सरफेस है ना उसको ही क्या है ये अफेक्ट करती हैं। और ये बहुत लंबा जो डिस्टेंस है, सभी जितनी भी आपकी सिस्मिक वेव है, पी वेव एस वेव, इन सब में से सबसे लंबा जो डिस्टेंस कवर करती है वो करती है आपकी एल वेव। और इनकी जो स्पीड है वो पी और एस वेव से कम है, लेकिन ये सबसे ज्यादा वॉयलेंट यानी कि बहुत ज्यादा भयानक और डिजास्टरस हैं। इनकी वजह से बहुत ज्यादा विनाश होता है। अर्थक्वेक की वजह से जो आप विनाश देखते हो ना, वो हमारी एस एल वेव की वजह से होता है, सरफेस वेव की वजह से। हिंदी में देख लो, ये देखो, एस तरंगे तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती। उसके बाद आपकी सतही तरंगे, इन्हें लंबी अवधि की तरंगे या केवल एल तरंगे भी कहा जाता है। और ये तरंगे आमतौर पर केवल पृथ्वी की सतह को प्रभावित करती है और कम गहराई पर ही खत्म हो जाती है। दूसरा, ये तरंगे कैसी हैं? सभी भूकंपीय तरंगों की तुलना में सबसे लंबी दूरी तय करती हैं ये तरंगे। और इनकी जो गति है ना, पी एस तरंगों की तुलना में बहुत कम है आपकी एल तरंगों की, लेकिन ये सबसे अधिक हिंसक और विनाशकारी होती हैं। ये आपको जो है याद करना है। अब हमारा आपका एक टर्म होती है शेडो जोन। अब आपको ये शेडो जोन क्या होता है? देखो, अर्थ का कुछ ऐसा हिस्सा होता है, ये देखो आपका पी वेव और एस वेव। एस वेव का शेडो जोन देखो, ये 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच में आपका एस वेव का शेडो जोन है। शेडो जोन मतलब वो एरिया जहां पे आपकी जो ये वेव है वो नहीं पहुंच पाती है। तो देखो, आपका एस वेव का शेडो जोन कहां से कहां तक है? 105 डिग्री से 105 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका कोर है वो लिक्विड अवस्था में, आउटर कोर, इसलिए वहां पे आपकी एस वेव नहीं पहुंच पाती। और पी वेव का जो शेडो जो जो जोन है वो कितना है? 105 डिग्री से 145 और 105 डिग्री से 145 के बीच में क्या है? पी वेव का शेडो जोन है। क्योंकि पी वेव लिक्विड अवस्था में जब चलती हैं तो वो क्या हो जाती है? उनकी स्पीड कम हो जाती है, वहां पे वे थोड़ी बहुत ही पहुंच पाती हैं। अब पढ़ लेते हैं पहले। कहते हैं अर्थक्वेक वेव गेट रिकॉर्डेड इन सिस्मोग्राफ। ये आपको भी पता है, हिंदी में दिखा देती हूँ कि भूकंप की तरंगे सुदूर स्थानों पर स्थित भूकंप मापी यंत्रों में दर्ज हो जाती हैं। ठीक है, आप सबको पता है सिस्मोग्राफ में ये वेव क्या होती है? रिकॉर्ड होती है। हालांकि कुछ विशिष्ट क्षेत्र मौजूद हैं जहां लहरों की सूचना नहीं मिलती है, और ऐसे क्षेत्र को क्या बोला जाता है? छाया क्षेत्र।
ठीक है, तो समझ गए आप क्या कहना चाह रही हूँ मैं। जहाँ पे हमारी इन वेव की रिकॉर्डिंग सिस्मोग्राफ में नहीं होती है, उन एरिया को उस वेव का क्या बोला जाता है, शेडो एरिया बोला जाता है। अब ये कहते हैं कि विभिन्न घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि प्रत्येक भूकंप के लिए एक बिल्कुल अलग छाया क्षेत्र मौजूद होता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लो, जो स्टडी है द स्टडी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, जो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स की स्टडी हुई है, उससे ये रिवील हुआ है कि जो अर्थक्वेक है, हर एक अर्थक्वेक क्या करता है, reveals that for each earthquake there exists an altogether different shadow zone, यानी कि हर अर्थक्वेक का एक अलग शेडो जोन है। कभी आपका पी वेव का अलग शेडो जोन आ जाता है, एस वेव का अलग शेडो जोन आ जाता है। ठीक है, तो ये कहते हैं इट वाज ऑब्जर्व दैट सिस्मोग्राफ लोकेटेड एनी डिस्टेंस विदिन 105 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर recorded the arrival of both P and S wave. However, the seismograph located beyond 140 degree from epicenter recorded the arrival of P wave but not S wave. ये कहते हैं कि एपिसेंटर से 105 डिग्री पे जो सिस्मोग्राफ है ना, वो दोनों पी और एस वेव को रिकॉर्ड करता है। लेकिन जब सिस्मोग्राफ में हम 145 डिग्री से बियॉन्ड देखते हैं, आगे देखते हैं, तो वहां पे आपकी पी वेव तो मिलती है बट एस वेव नहीं मिलती है। तो ये क्या है, आपका एस वेव का शेडो जोन है। ठीक है, ये हिंदी में देख लो कि ये देखा गया कि जो भूकंप है, भूकंप के केंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर स्थित भूकंप मापी ने पी और एस तरंग दोनों के आगमन को दर्ज किया है। हालांकि भूकंप मापी महाकाव्य से 145 डिग्री से अधिक दूर स्थित आपकी जो रेखाएं हैं वो क्या है, नहीं, वहां पे आपकी पी तो है बट एस नहीं है। तो ये कहते हैं a zone between 105 degree and 145 degree from epicenter was identified as shadow zone for both the type of wave. ये कहते हैं कि 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच में दोनों जो आपकी वेव है उनका क्या है, आपका शेडो जोन है। और आपका एस वेव का शेडो जोन ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू पी वेव। पी वेव का शेडो जोन ज्यादा बड़ा नहीं है, पी वेव का शेडो जोन है, देखो ये रहा पी वेव का शेडो जोन, और ये 105 डिग्री से 105 डिग्री तक का आपका है एस वेव का शेडो जोन। तो आप खुद ही देखो, ये डायग्राम में मैंने दिखाया है ना, ये देखो यहाँ तक आपकी पी वेव आ रही है, ये यहाँ तक 105 डिग्री, लेकिन 105 से 145 डिग्री, 105 से 145 डिग्री आपकी जो पी वेव है वो क्या है, वो नहीं पहुंच रही है। यहाँ पे ये वाला जो ग्रे से एरिया दिख रहा है यहाँ पे नहीं, लेकिन आपकी एस वेव देखो 105 से 105 डिग्री एपिसेंटर से आपका क्या है, यहाँ पे पूरे में आपकी एस वेव नहीं पहुंच रही। तो ज्यादा एरिया किसका बड़ा है, एस वेव का शेडो जोन ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू पी वेव, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद कहते हैं द शेडो जोन ऑफ एस वेव इज नॉट ओनली लार्जर इन एक्सटेंट। ये कहते हैं कि एस वेव का जो शेडो जोन है वो सिर्फ एरिया में ही बड़ा नहीं है, बट इट इज ऑल्सो अ लिटल ओवर 40% ऑफ द अर्थ सरफेस। ये कहते हैं लेकिन हमारी अर्थ सरफेस के 40% से ज्यादा है इसका शेडो जोन एरिया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है बल्कि यह पृथ्वी की सतह के 40% से क्या है, आपका थोड़ा अधिक है। यू गॉट इट। पहले मेरे को यहाँ तक बता दो कि आपको क्लियर हो गया, अगर आपको क्लियर होगा तभी हम आगे चलेंगे। बिल्कुल यशवंत, 6 मंथ में आपका एग्जाम बिल्कुल निकल सकता है। सबडक्ट का मतलब, सबडक्ट का मतलब होता है यशवंत सबडक्शन जोन। देखो आपने जो है प्लेट टेक्टोनिक वाली वीडियो नहीं देखी है ना। सबडक्शन जोन वो जोन होता है जहां पे आपकी जो दो प्लेट है ना,
मतलब एस्थेनोस्फेयर है ना आपका, देखो मैं इसमें समझाती हूँ, ये आपके जो दोनों क्वेश्चन है ना वे यहाँ पे समझो। देखो आपकी सबसे पहला होता है, ये आपका होता है क्रस्ट। क्रस्ट के दो पार्ट हैं, इसको बोलते हैं अपर क्रस्ट, इसको बोलते हैं लोअर क्रस्ट। उसके बाद है आपका मेंटल। मेंटल के भी दो पार्ट हैं, आपका अपर मेंटल, लोअर मेंटल। उसके बाद आपका कोर के भी दो पार्ट हैं, आपका आउटर कोर और आपका इनर कोर। ठीक है, तो ये जो आपका अपर मेंटल है ना, इस अपर मेंटल में आपका क्या है, ये मैग्मा स्थित है, और इस लेयर को बोला जाता है आपका एस्थेनोस्फेयर। इसको क्या बोला जाता है आपका एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, इस एस्थेनोस्फेयर में क्या है आपका लिक्विड मैग्मा है, मैग्मा। अब क्या होता है, यहाँ पे जब आपकी अपर क्रस्ट पे प्लेट मूवमेंट होती है तो आपके एक प्लेट नीचे धस जाती है, जहां पे ये नीचे धसती है और एक प्लेट ऊपर उठ जाती है। तो इस वाली प्लेट का जो नीचे वाला हिस्सा ना वो इस सबडक्शन जोन में। सबडक्शन जोन का मतलब होता है कि आपकी एक प्लेट सबडक्टेड खत्म हो जाती है, पिघल जाती है, कहाँ पे, इस मैग्मा में। एसोनोस्फेयर में जो मैग्मा है उसमें क्या हो जाती है, वो प्लेट खत्म हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, सबडक्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप पूछ रहे हो कि लिक्विड में न जाने का क्या रीजन है। तो लिक्विड में वेव का न जाने का रीजन है इनकी एक तो आपकी जो ये वेव है ना, वेव का नेचर होता है। जैसे आपका पी वेव का नेचर है कि वो लिक्विड से पास हो सकती है, सॉलिड से पास हो सकती है, गैस से पास हो सकती है। लेकिन आपकी एस वेव, सिर्फ एस वेव लिक्विड से पास नहीं हो सकती, ये उनका नेचर है। जैसे आपका वाटर का नेचर है ना, कि आपका जो नदी में पानी मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नदी में आपका मीठा जल मिलेगा, वहीं आपका जो समुद्र है, समुद्र में आपका खारा जल मिलेगा। तो ये आपके लो है। ठीक है, ये नेचर होता है आपका वेव का। ठीक है, तो इसलिए वो नहीं चल पाती हैं। मतलब आपका एरिया, आपकी जो अर्थ है, अर्थ का 100% एरिया है। ठीक है, उस 100% का 40% नहीं, 40% जो ना आपकी पूरी अर्थ का एरिया 100% है। तो उस 100% में से जो 40% से भी ज्यादा अगर आप लगाओ एरिया, तो वो आपका किसका है, बताओ। वो आपका शेडो जोन है एस वेव का, ये बोला गया है। आ गया समझ में आपको। अभिषेक, सविता, यशवंत, आ गया ना आपको यहाँ तक समझ में। वेरी गुड। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। ओके ओके बेटे, तो अब हमें क्या पढ़ना है। अब हमारी जो ये क्या है, हमें अर्थक्वेक का एरिया पढ़ना है। तो पहले ना ये डायग्राम समझो। ठीक है, ये वाली जो प्लेट है ये आपकी कौन सी है, पैसिफिक प्लेट। अब पैसिफिक प्लेट कौन सी प्लेट का एग्जांपल है, आपकी कन्वर्जेंट प्लेट। कन्वर्जेंट प्लेट मान लो ये आपकी पैसिफिक ओशियन इधर ईस्ट की तरफ मूवमेंट कर रहा है आपका, और आपका जो नॉर्थ अमेरिका है वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, और साउथ अमेरिका भी वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो इसकी वजह से जो पैसिफिक ओशन है वो भारी प्लेट है, वो नीचे धस जाती है, और साउथ अमेरिकन प्लेट ऊपर उठ जाती है। और इस वजह से ही यहाँ पे आपकी इतनी बड़ी पर्वतमाला, आपको पता है ना दुनिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला एंडीज वो हमारी साउथ अमेरिका में है, तो वो ऐसे ही बनी है।
और ऐसे ही आपके ये जो नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज हैं, रॉकी माउंटेन, वो इसी वजह से बनी है कि आपका पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिका एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं और पैसिफिक नीचे धंस गया है और आपका जो नॉर्थ अमेरिका वो ऊपर उठ गया है। ठीक है, तो अब याद रखना जहां पे भी आपके वोल्केनो की जहां पे भी आपकी ये प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी होगी वहां पे आपका क्या है, वोल्केनो आएंगे, और वोल्केनो आएंगे तो आपको पता है वहां पे आपके अर्थक्वेक भी आएंगे। और रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन को क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये पूरी बेल्ट जो आपको दिख रही ना ये रेड रेड से, ये क्या है, ये सारे आपके एक्टिव वोल्केनो हैं। हर दिन ये क्या है, फटते रहते हैं और ये चारों तरफ से क्या है, एक आग की क्या है, एक आग का एक सर्कल दिखता है अगर हम ऊपर सैटेलाइट से दिखते हैं, तो इसलिए पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। 80% जो अर्थक्वेक आते हैं ना, 80% आपके अर्थक्वेक वोल्केनो, ठीक है, वो आपके कहाँ पे आते हैं, इस रिंग ऑफ फायर में। उसके बाद आपके 15%, वो देखो 15% ये आपकी यहाँ पे ये जो मिड अटलांटिक बेल्ट दे रखी है यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपकी कौन सी बेल्ट, यहाँ पे आपकी है, यहाँ पे आपकी कौन सी बेल्ट है, यहाँ पे आपकी जो कहते हैं कन्वर्जेंट और बेल्ट है आपकी, सॉरी कन्वर्जेंट नहीं, यहाँ पे आपकी डाइवर्जेंट प्लेट है। कैसे, देखो अभी आपने अगर देखा होगा अफ्रीका की नियोटेक्टोनिक, अफ्रीका का नियोटेक्टोनिक सुना है किसी ने? अफ्रीका की नियोटेक्टोनिक में क्या है कि ये आपकी क्या है, दरार घाटी है। अब जो आपके साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बोला है कि जो दरार घाटी के इधर वाला अफ्रीका का एरिया है ईस्ट वाला, और दरार घाटी के वेस्ट वाला जो एरिया है वो अब थोड़े दिनों में कैसा हो जाएगा, अफ्रीका के दो पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका कौन सा प्लेट किनारा है, डाइवर्जेंट, यानी कि दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से ये अफ्रीका जो है इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। और ये दरार घाटी इसी का एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे ये जो आपका अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे भी आपकी कौन सी प्लेट बाउंड्री है, यहाँ पे ये भी आपकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, यानी कि आपकी दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 15% अर्थक्वेक आते हैं और यहाँ पे आपके 5% अर्थक्वेक, ज्यादा जो अर्थक्वेक आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, आपके इस रिंग ऑफ फायर में। वोल्केनो भी ज्यादा आपके कहाँ पे आते हैं, इस रिंग ऑफ फायर में। ठीक है, अब इंडिया का और इंडिया और वहां यहाँ के अर्थक्वेक देखते हैं। तो देखो इंडिया हैज हैड इट शेयर इन सम ऑफ डी, देखो इंडिया का जो शेयर है वो जो इन अर्थक्वेक में कुछ भयानक अर्थक्वेक में भी शेयर रहा है इंडिया का। जैसे आपका भुज अर्थक्वेक है, कितना भयानक, और भुज अर्थक्वेक से रिलेटेड आपकी एक टर्म है, भुज अर्थक्वेक कब आया था, भुज अर्थक्वेक आया था आपका, ये देखो ये लिख रखा है मैंने, ये याद होने चाहिए जो जो आपको लिख के दे रखे हैं। ये जो भुज अर्थक्वेक है ये आया था आपका 2011 में, और इससे रिलेटेड एक टर्म है आपकी, वो क्या है आपका कैम्ब्रे, ये लिख लो, ये टर्म नोट्स में नहीं है, कैम्ब्रे ग्रेबन कैम्ब्रे ग्रेबन फोल्ट। तो आपको बताना था, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि कैम्ब्रे ग्रेबन फोल्ट किस से रिलेटेड था, तो कैम्ब्रे ग्रेबन फोल्ट रिलेटेड था आपके भुज अर्थक्वेक से, याद रखना। ठीक है, ये कहते हैं कि मोर देन यानी कि 58.6% से ज्यादा जो इंडिया की लैंड है वहां पे मतलब कि मीडियम से बहुत हाई इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक आते हैं। और ये जो मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं ना अर्थक्वेक के, आपको याद रखने हैं। कच्छ अर्थक्वेक कब आया था, 1819 में, कितने मैग्नीट्यूड पे था, 8.3 मैग्नीट्यूड पर। असम में अर्थक्वेक आया था 1897 में। फिर बिहार नेपाल में अर्थक्वेक आया था 1934 में 8.4 मैग्नीट्यूड पे। कोयना अर्थक्वेक 1967 में 6.5 मैग्नीट्यूड पे। उत्तरकाशी में आया था, किल्लारी, आपका भुज जम्मू कश्मीर। आपको मैं है ना जो आपकी ऐप है उस पर एक डाटा अपलोड करूंगी, और वो डाटा आपको याद रखना है कि ये जो अर्थक्वेक है
सबसे पहले तो लिखना अर्थक्वेक कब आया, कहाँ पे आया, फिर ये लिखना उसकी वजह से कितनी लोगों की जान गई और कितने मैग्नीट्यूड पर था, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में मैच द फॉलोइंग को करने को। अब अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, यानी कि अब आपको अर्थक्वेक के वितरण के बारे में पढ़ना है कि कहाँ पे कैसा आपका अर्थक्वेक आता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ पे द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक बेल्ट कौन सी आपकी सरकम पैसिफिक सिस्मिक बेल्ट है, ये आपकी पैसिफिक ओशन में मिलती है, जहाँ पे 65% हमारे वो प्लेनेट के अर्थक्वेक आते हैं, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है आपका रिंग ऑफ फायर, ठीक है। और देखो ये भी मैंने आपको बताया कि ये जो बेल्ट है ये कहाँ पे है, जहाँ आपकी टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री पे है, जहाँ पे आपकी जो दो प्लेट हैं वो एक दूसरे के पास आ रही है, और एक आपकी जो ओशनिक प्लेट है वो सबडक्ट यानी कि डूब रही है, और आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर उठ रही है, जिसकी वजह से आपके अर्थक्वेक आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो भूकंप का वितरण, ये 63 से 65% आपके भूकंप आते हैं कहाँ पे, प्रशांत महासागर में, इसे इसको रिंग ऑफ फायर नाम दिया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, टेक्टोनिक प्लेट के किनारे पे स्थित है। अब सेकंड आपकी ये अल्पाइड बेल्ट, ये अल्पाइड बेल्ट कहाँ से आपके जावा से सुमात्रा तक, हिमालय वाली बेल्ट मेडिटेरियन, ये अभी अभी जो मैंने दिखाई, देखो ये वाली जो बेल्ट है ये वाली, और हिमालय तक ये वाली बेल्ट आती है आपकी एल्पाइड बेल्ट में। और यहाँ पे कितने परसेंट, ये जो परसेंटेज है ना, ये एज इट इज याद रखना है, ये परसेंटेज दिया जाएगा आपको एग्जाम में, तो याद रखना 21% वर्ल्ड के जो अर्थक्वेक आते हैं वो इस अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट में आते हैं, यानी कि आपकी मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट भी बोला जाता है आपको। जो थर्ड आपके जो वोल्केनो आते हैं, सॉरी अर्थक्वेक आते हैं, वो आते हैं आपके सबमर्ज्ड मिड अटलांटिक रीज, यानी कि आपके अटलांटिक ओशियन में, वहां पे आपके क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि वहां पे कैसी प्लेट बाउंड्री है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। डाइवर्जेंट का मतलब जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपके क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अब देखो अर्थक्वेक के क्या रीजन है इंडिया में, तो सबसे पहले अर्थक्वेक का रीजन है आपका हिमालयन बेल्ट, ठीक है। ये कहते हैं कि आपका देखो ये है आपका इंडिया, और ये है आपका ऊपर यूरोप, सॉरी एशिया, यूरोप वाली बेल्ट है ना आपके ऊपर, तो क्या करिए जो इंडियन बेल्ट है वो उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ मूव करे, और जो आपकी ये यूरोपियन बेल्ट है ये कैसे मूव कर रही है आपके साउथ की तरफ, तो इसकी वजह से ये क्या है, ये दोनों टकराई, और बीच में जो मलबा था ना ये क्या, ये ऊपर उठ रहा है, और इसकी वजह से आपके क्या बने हैं, ये हिमालयन बेल्ट बने हैं कोलाइजन की वजह से, ठीक है। और इस कोलाइजन की वजह से बहुत सारी जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, और उसकी वजह से आपके अर्थक्वेक आते हैं। सेकंड आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो ये देखो सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, एंड और आपके पानी के नीचे क्या है, वोल्केनो फट रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी अर्थ का जो बैलेंस है वो क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन में अर्थ आ रही है, और उसकी वजह से आपके क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। थर्ड आपका डेक्कन प्लेटू, जो आपके कुछ साइंटिस्ट है ना वो इस थ्योरी के साथ आए हैं कि थ्योरी ऑफ इमरजेंस ऑफ फॉल्ट लाइन, यानी एंड एनर्जी बिल्डअप अलोंग द फॉल्ट लाइन ऑफ द रिवर, जैसे आपका ये जो भीमा रिवर है कृष्णा की सहायक नदी है, और जो लातूर और उस्मानाबाद के पास क्या हुआ कि जो आपकी फोल्ट लाइन है उस फोल्ट लाइन के सारे जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, और उसकी वजह से आपके क्या है, भूकंप आ रहे हैं। देखो एक माना जाता था कि जो इंडिया का ये आपका डेक्कन प्लेटो ना ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रॉक से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे फिर भी वोल्केन, यहाँ पे फिर भी अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं, इसका रीजन अभी भी साइंटिस्ट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। अब ये कहते हैं कि बढ़ती पॉपुलेशन और जो ये अनसाइंटिफिक तरीके से लैंड का यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसकी वजह से हाई रिस्क जो है इंडिया की लैंड पर हाई रिस्क है अर्थक्वेक का,
इसलिए ये जो रीजन आपको याद रखना है, आपसे पूछ ले जाएंगे, 4 स्टेटमेंट दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट ऐसी है जो इंडिया में अर्थक्वेक का रीजन नहीं है। ठीक है, तो बता दे आपका हिमालयन बेल्ट है, आपकी अंडमान निकोबार और दक्कन का पठार है, ये याद कर लेना। ये देखो, ये हिमालय का मैंने लगा रखा है, जो आपका सबसे पहले रीजन है ना, इसका ये डायग्राम देखो कि ये आपकी यूरेशियन प्लेट दक्षिण की तरफ मूव कर रही है, इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ मूव कर रही है, बीच में ये जो क्या है, ये आपका नदियां, जो यहाँ पे पहले एक सी था जिसका नाम था टैथी सी, इस टैथी सी में नदियां अपना पानी गिराती थी, लोड गिराती थी। तो अब ये जो एक दूसरे की तरफ मूव करे, तो इस टैथी सी में जो आपका क्या था, गाद थी ना, जो भी मलबा था वो क्या हो गया, उस पे कंप्रेशन, दोनों तरफ से दबाव पड़ा, और दबाव की वजह से इससे क्या हो गए, ये माउंटेन बने, जिन्हें आज हम क्या बोलते हैं, आज हमें इन्हें माउंटेन, हिमालयन माउंटेन बोलते हैं। और ये अभी भी क्या है, अभी भी आपके इंडियन और यूरेशियन प्लेट ऐसे ही मूवमेंट कर रही है, और अभी भी जो आपकी हिमालय की जो हाइट है वो बढ़ रही है। हिमालय की हाइट जो है आपकी 848.46 सेंटीमीटर, 0.46 सेंटीमीटर से आपकी जो हिमालय है उनकी जो हाइट है वो इंक्रीज हुई है। अब देखो, ये जो सिस्मिक जोन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में कितने जोन है। तो इंडिया में टोटल जो है 4 जोन है, जो आपका फर्स्ट और जो सेकंड जोन है ना, उसको मिला के एक ही कर दिया गया, उसको जोन 2 में ही मिक्स कर दिया गया है। तो सबसे पहले ये है आपका जोन फिफ्थ, वेरी हाई रिस्क जोन। वेरी हाई रिस्क वाला कौन सा, ये आपका देखो, ये पूरा पहाड़ी वाला एरिया, ये सबसे ज्यादा जो हाई है, रेड रेड से जहां जहां आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपके क्या है, सबसे ज्यादा आपके क्या है, अर्थक्वेक आते हैं। टोटल देखो 59% जो लैंड है ना इंडिया की, वहां पे सिस्मिक यानी कि अर्थक्वेक की वजह से हार्म हो सकता है। उसके बाद है आपका जोन 4। जोन 4 हाई रिस्क जोन है, इसमें कौन कौन से आते हैं, ये वाला जो भी सारा ये माउंटेन का जो पार्ट है ना, ये वाला सारा आपका किस में आता है, हाई रिस्क जोन में। यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट है। तो उसके बाद आपका जोन 3 में, फिर इसके बाद वाला जो है वो आपका आता है जोन 3 में, और सबसे कम जो आपका क्या है, लो रिस्क जोन है, वो है आपका जोन 2 में। ये देखो, यहाँ पे बहुत कम उससे क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, अब आपका है ना 2 स्केल हैं, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को कैसे मेजर करते हैं। तो सबको पता है अर्थक्वेक की जो वेव है, साइंटिस्ट जो अर्थक्वेक की वेव मेजर करते हैं वो करते हैं आपके सिस्मोमीटर में या सिस्मोग्राफ में। ठीक है, ये कहते हैं द एनर्जी फ्रॉम एन अर्थक्वेक ट्रेवल थ्रू द अर्थ इन वाइब्रेशन कॉल्ड सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव किसे कहते हैं, भूकंप से उत्पन्न ऊर्जा पृथ्वी के माध्यम से कंपन के रूप में यात्रा करती है, जिसे हम भूकंपीय तरंगे बोलते हैं, और इन्हें हम सिस्मोमीटर नामक यंत्र से मेजर करते हैं। अब जो भूकंप है, अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक के हम क्या मेजर करते हैं, या तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड या अर्थक्वेक की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, हिंदी में बोलते हैं, या तो भूकंप की घटनाओं का परिणाम या तीव्रता, ये मेजर करते हैं। अब आपके है ना 2 स्केल में, सबसे पहला स्केल है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जो होता है अर्थक्वेक का, मैग्नीट्यूड को हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल पे। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जो आपका अर्थक्वेक आया है उसने कितनी एनर्जी रिलीज करी है, रिलेट टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, यानी कि जो भूकंप आया है, भूकंप ने कितनी एनर्जी रिलीज करी है, कितनी ज्यादा ताकत लगाई है, ये 0 से 10 में हम नंबरिंग करते हैं। और जो इंटेंसिटी मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं मरकोली स्केल में। और आपका इसका नाम जो मरकोली है, वो मरकोली साइंट जो सिस्मोलॉजिस्ट है उन्होंने ये यंत्र बनाया था, तो उसी के नेम पे क्या है, ये मरकोली स्केल रखा गया है। और इंटेंसिटी का मतलब है कि भूकंप की वजह से कितना डैमेज हुआ है उसको मेजर करते हैं, उसको बोला जाता है इंटेंसिटी। ठीक है, और ये जो इंटेंसिटी है वो 1 से 12 के रेंज में क्या है, मेजर की जाती है, जबकि आपका मैग्नीट्यूड 1 से 10 में एक्सप्रेस किया जाता है। अगर किसी को कोई भी डाउट है मैग्नीट्यूड में और ये, तो आप पूछ लो। अब आपके ना एक क्वेश्चन आया था कि टोटल कितने स्टेशन यूज होते हैं एपी सेंटर, एक अर्थक्वेक के एपी सेंटर को लोकेट करने के लिए। तो 3 सेंटर का जो डाटा है हमें वो चाहिए होता है। जब 3 सेंटर की जो 3 सेंटर है
और ये तीन सेंटर जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे वो होगा आपका अर्थक्वेक का एपी सेंटर। अब एपी सेंटर मैंने आपको बताया था, जिसको नहीं पता है वो मेरे से पहले ही बता दो कि एपी सेंटर आपको पता है या नहीं, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। और मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपका एपी सेंटर क्या होता है। अरे भाई, क्लास तो हमारी इतनी देर से शुरू हो रखी है, लेकिन ये जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो तो हो ही नहीं रही है आपकी। नहीं हो रही है ना? कोई बात नहीं रुचि, गुड इवनिंग रुचि। अच्छा बेटे, एक मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी में अभी बता। अरे ये पता नहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ, अभी 24 मिनट्स ही शो कर रहा है। पहले यशवंत मैं आपके डाउट क्लियर करती हूँ। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है जो अर्थक्वेक एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, एनर्जी। जहां आपका जो सबसे, एक मिनट, ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। एक मिनट मैं सर से पूछ लूं, मैं एक बार फोन ले लेती हूँ और पूछती हूँ, एक मिनट वेट करो। एक बार सर को फोटो भेज देती हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हमने तो क्लास में इतना सारा कर लिया और फिर आपको ये रिकॉर्डेड सेशन दिया जाता है, आपका रिकॉर्ड नहीं हुआ तो। इतने में ना आपके जो डाउट है ना वो क्लियर कर देती हूँ। मिलेगी बेटे, रिकॉर्डेड क्लास क्यों नहीं मिलेगी? ओके, पहले यशवंत मैं आपको ना आपके डाउट क्लियर करती हूँ, क्योंकि आपने काफी क्वेश्चन पूछे हैं। मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी वाला पूछा है, ठीक है। और आपने एक ये जो एक्टिव वोल्केनो वाला जो पार्ट है वो भी पूछा है। एक्टिव वोल्केनो है तो क्या फिनोमिना अप्लाई होता है, जो रेगुलरिटी होती है रिंग ऑफ फायर में, अभी बताती हूँ। पहले ये तो छोड़ दो एक बार, जितना है ये अब सर देख लेंगे, मैंने उनको बोल दिया है। पहले आप समझो, ये जो खाली स्लाइड इस पे समझाती हूँ। देखो आपका जो, देखो आपका ये जो रिंग ऑफ फायर है ना वो किसको बोलते हैं, ये देखो। ये मैं एक बार ऐसे छोटा सा बना रही हूँ। ये आपका है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये बीच वाला आपका क्या है, रिंग ऑफ फायर। ये जो और इधर आपका क्या है, ये एशिया वाला पार्ट है, ठीक है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, ये आपका साउथ अमेरिका वाला पार्ट है। तो अब इसमें क्या होता है, रिंग ऑफ फायर में सबसे पहले तो आप एक प्लेट समझो, यहाँ पे कौन सी प्लेट है। आपकी दो तरीके की प्लेट होती है, ठीक है।
ये दो तरीके की प्लेट होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी ओशनिक प्लेट, एक होती है आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट, यानी कि एक होती है आपकी लैंड पार्ट वाली, यानी कि सिर्फ एक तो वो वाली प्लेट होती है जिसमें क्या होता है, सिर्फ पानी, उसको बोलते हैं आपकी ओशनिक प्लेट। और एक होती है आपकी कॉन्टिनेंटल, यानी कि जो सिर्फ किससे बनी है, लैंड पार्ट से, यानी कि सिर्फ धरातल वाले भाग से। इसमें क्या नहीं होती, इसमें आपका पानी नहीं होता। और एक ऐसी प्लेट होती है जो आपकी किससे बनी होती है, ओशियन से भी और आपके कॉन्टिनेंट से भी। जैसे आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, वो किससे बनी है, आपकी ओशनिक से भी और कॉन्टिनेंट से भी। अब यहाँ पे आपका ये है आपकी पैसिफिक, जो पैसिफिक है वो आपकी कैसी है, ओशनिक। जो कि आपकी नॉर्थ अमेरिका है आपकी कैसी है, कॉन्टिनेंटल। साउथ अमेरिका भी है कैसी है, कॉन्टिनेंटल। अब समझो आपकी प्लेट मार्जिन एक होती है आपकी कन्वर्जेंट प्लेट। यहाँ पे जो फिनोमिना अप्लाई होता है वो कौन सी प्लेट है, यहाँ पे हमेशा इसको रिंग ऑफ फायर क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ये कैसी बेल्ट है, आपकी कन्वर्जेंट बेल्ट है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का मतलब कि जो दो प्लेट है वो एक दूसरे के पास आती जा रही हैं, रेगुलरिटी है इनमें, लगातार ऐसे ही पास ये मूव कर रही हैं, लगातार मूव करती रहती हैं। और जिसकी वजह से आपकी जो भारी वाली प्लेट है वो नीचे गल जाती है, एस्टेनोस्फेयर में मैग्मा में पिघल जाती है, और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। और इसी की वजह से मैंने बताया नॉर्थ अमेरिका में क्या है आपका, ये रोकीज माउंटेन है, साउथ अमेरिका में आपके एंडीज माउंटेन है। और देखो जहां पे भी आपका ये एक प्लेट नीचे धस जाती है और आपकी एक प्लेट ऊपर उठ जाती है, तो ये जो स्पेस बचता है ना इसके बीच में, ये जो दरार सी बचती है, इस दरार से क्या जाता है आपका, ये वोल्केनो फटते हैं। और वोल्केनो के जहां पे वोल्केनो फटेंगे वहां पे आपको पता है आपके अर्थक्वेक तो आएंगे ही आएंगे। और यहाँ पे ये इसलिए एक्टिव है क्योंकि ये जो आपकी बेल्ट है ना, ये कैसी बेल्ट है, आपकी कन्वर्जेंट बेल्ट है, यानी कि लगातार पैसिफिक ओशियन बेल्ट आपकी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की तरफ जो है बढ़ रही है। और ऐसे ही आपकी नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका बेल्ट है इस पैसिफिक बेल्ट की तरफ क्या कर रही है, बढ़ रही है, मूव कर रही है। जिसकी वजह से इसका लगातार पैसिफिक ओशन की जो बेल्ट है उसका लगातार क्या हो रहा है, वो लगातार गलती जा रही है। और इसी वजह से आपका जो ये पैसिफिक ओशन है उसका एरिया छोटा होता जा रहा है। ये रीजन है कि इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। अब दूसरा है आपका मैग्नीट्यूड। सबसे पहले मैग्नीट्यूड को समझने से पहले दो चीजें समझो, ये मैंने आपको क्लास में बताई थी। ये आपका अर्थ का अंदर, अर्थ के अंदर जहां पे आपके भूकंप की लहरें उठना शुरू करती हैं उसको बोला जाता है आपका फोकस। ये कौन सा होता है, पृथ्वी के अंदर वाला भाग जहां पे अर्थक्वेक का जो अर्थक्वेक की वेव है वो उठना शुरू करती है, कंपन शुरू होता है। और ये होता है फोकस। और फोकस का दूसरा नाम है आपका हाइपो सेंटर। ठीक है। अब आपका एक वर्ड है एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या होता है, इस फोकस के बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जहां पे ये अर्थक्वेक की वेव सबसे पहले आपके अर्थ के ऊपर जहां पर भूकंप आता है उसको बोला जाता है आपका एपिसेंटर। ठीक है, क्या बोला जाता है आपका, एपिसेंटर। डिफरेंस क्या है आपके इसमें, फोकस हाइपोसेंटर में और एपिसेंटर में। ये जो फोकस है ये आपके अर्थ के अंदर वाला भाग है जहां सबसे पहले क्या है, अर्थक्वेक आया है। और ये जो आपका एपिसेंटर है वो पार्ट है जहां पे अर्थ के बाहर अर्थ के ऊपर सबसे पहले अर्थक्वेक आया, उसको बोला जाता है एपिसेंटर। और इस एपिसेंटर के ठीक अपोजिट 21 मिनट बाद यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा और इसको बोला जाता है आपका, इसका नाम क्या है आपका, एंटी पोड। क्या है आपका, एंटीपोड। ठीक है। अब आपको समझना है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड ये होता है जो आपकी ये प्राइमरी वेव चली यहाँ से, सेकेंडरी वेव चली आपकी, और ये जो वेव जाके इस एपी सेंटर पे एनर्जी छोड़ती हैं, यानी कि जो एनर्जी यहाँ से लेके आती है और यहाँ पे एनर्जी रिलीज करते हैं, इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। ठीक है,
यानी कि कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज की, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी उतना ज्यादा आपका जो है परिणाम क्या होंगे, भयानक होंगे, उतना ज्यादा आपका विनाश होगा। तो यहाँ पे ये होता है मैग्नीट्यूड की कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज की, और ये एनर्जी रिलीज के जो हम काउंट करते हैं वो 1 से 10 में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला जाता है, आपको पता है, और मैग्नीट्यूड को हम रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं। और उसके बाद है आपका क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ये है कि एपी सेंटर पे कितना ज्यादा क्या हुआ है, विनाश हुआ है, कितना ज्यादा क्या है, नुकसान हुआ है, ये होता है आपका इंटेंसिटी। तो ये डिफरेंस है आपके इनमें। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ जी बिल्कुल, 21 मिनट बाद ही क्यों? बेटे, जो आपकी ये वेव है ना, वेव को अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचने का ना 21 मिनट का टाइम लगता है। जो आपकी अर्थक्वेक की ये वेव है ना, पी वेव, एस वेव, और आप पी वेव, एस वेव और आपकी एल वेव, इनको 21 मिनट का टाइम लगता है वहां तक पहुंचने में। समझ में समझ रहे हो? नहीं, उससे ज्यादा नहीं लगेगा यशवंत, 21 मिनट ही लगेंगी। 21 मिनट में ये अपोजिट डायरेक्शन में जो है पहुंच जाते हैं। समझ में आया? यहाँ पे आपका ये अर्थक्वेक वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। अब अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ लो, कोई भी डाउट है आपको, ये अर्थक्वेक से रिलेटेड कोई भी डाउट है ना तो आप पूछ लो। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो अब थोड़ा सा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका ओवरव्यू शुरू करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अर्थ मूवमेंट। दो तरीके की मूवमेंट होती है, एक बार डायग्राम समझते हैं, उसके बाद आपकी जो क्वेरी है वो देखती हूँ मैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं अब नेक्स्ट। एक बार इस पीडीएफ को क्या है बंद कर देती हूँ। उससे पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, जो मैंने काफी दिन हो गए हैं क्योंकि क्लास वहीं से शुरू हो जा रही है। ये देखो, ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्या है, ये आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है, फिलर फॉर्म का टेलीग्राम ग्रुप है। और इसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के रिगार्डिंग क्या दी जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर किसी ने भी फिलर फॉर्म का जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन नहीं किया है तो आपके यूट्यूब पर जो भी आपकी फ्री क्लास है ना मेरी, उसके नीचे मेरा लिंक दिया हुआ, उस लिंक से आप डायरेक्ट जुड़ जाओगे मेरे चैनल से। और आप फिलर फॉर्म के व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। उसके बाद ये आपको पता है, ये आपकी फिलर फॉर्म ऐप है जो आप लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है, या इस पे आपको पेपर 1 पेपर 2 की कोचिंग दी जाती है, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, PYQ दिए जाते हैं और मॉक टेस्ट भी हैं। देखो, मॉक टेस्ट सोल्व क्या करो, 7 to 8 मॉक टेस्ट आपके ऑलरेडी अपलोडेड, आप उनको करो, सोल्व करो। और जिन्होंने भी आपके कोई क्लासमेट है, फ्रेंड है जो लेना चाहते हैं मेरा कोर्स, तो उनको सजेस्ट करो कि मेरा जो ये कूपन कोड है ना, किरण 10, उसको यूज करें। और इसको यूज करने से आप लोगों को फायदा होगा क्योंकि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अभी आपको पता है कि 15 अगस्त चल रही है तो डिस्काउंट चल रहा है, आप दोनों जो पेपर है वो 1500 में बाय कर सकते हो।
ठीक है। अब ये हमारा रोड मैप है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। इसमें आपका सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी, फिर है क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद ओशनोग्राफी, फिर आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल टेक्निक, फिर ज्योग्राफी ऑफ थॉट और इन्वायरमेंट, ये कर लेंगे। ये हमारी बड़ी यूनिट है। फिर ये छोटी छोटी यूनिट रह जाती है, इनको हम 4 से 5 दिन में एक एक यूनिट को टाइम देना पड़ेगा और ये कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो अब हम करते हैं अर्थ मूवमेंट्स। देखो, अर्थ मूवमेंट क्या है कि जो पृथ्वी है, इसको समझने से पहले आपको दो फोर्स के बारे में समझना, ये वाला जो चार्ट है ना, ये समझना जरूरी है कि आपकी जो अर्थ है ना, उसमें दो तरीके के मूवमेंट होते हैं। मूवमेंट यानी कि गति होती है। आपके दो फोर्स हैं, एक है आपके इंडोजेनेटिक फोर्स, एक है आपके एक्सोजेनेटिक फोर्स। इंडोजेनेटिक को हिंदी में बोलते हैं अंतर्जात बल, और एक्सोजेनेटिक को बोलते हैं बहिर्जात बल। ये जो अंतर्जात बल होते हैं, ये कौन से बल होते हैं? जो पृथ्वी के अंदर से काम करते हैं, पृथ्वी के अंदर से काम करते हैं। जैसे आपका हो गया वोल्केनो, जैसे आपका हो गया अर्थक्वेक। ठीक है, ये एकदम से जो है फटते हैं, एकदम से मूवमेंट होती है। और ये जो आपके इंडोजेनेटिक यानी कि जो अंतर्जात बल होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव फोर्स भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव फोर्स क्यों? क्योंकि ये अर्थ पे कुछ बनाने का काम करते हैं। कैसे बनाने का काम करते हैं? देखो, आपका वोल्केनो फटा, तो वोल्केनो जब फटेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? वोल्केनो जब फटेगा तो यहाँ पे आपको जो ये लावा है, लावा आपका क्या होगा? यहाँ पे आपका ये लावा ऐसे जम जाएगा, जम जाएगा, और उसकी वजह से क्या बन जाएगा? एक माउंटेन सा बन जाएगा, और आपका एक क्या, एक आकृति बन जाएगी। इसलिए इसको बोला जाता है आपका इंडोजेनेटिक, क्या बोला जाता है आपका इसको? इंडोजेनेटिक फोर्स। और इसलिए इंडोजेनेटिक फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव, यानी कि कुछ बनाते हैं, ये पृथ्वी पर कुछ बनाने का काम करते हैं, ये इंडोजेनेटिक फोर्स। उसके बाद है आपके एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक फोर्स कौन से फोर्स होते हैं? जो पृथ्वी पे आपके जो भी ये लैंड फॉर्म है, इनको काटने छाटने, इनको बिगाड़ने और पृथ्वी पर लेवलिंग का काम करते हैं। इसलिए इनको बोला जाता है आपका डिस्ट्रक्टिव फोर्स। एक्सोजेनेटिक फोर्स में कौन कौन से आपके एजेंट शामिल है? जैसे वेदरिंग होती है। वेदरिंग से आपको पता है ना, आपकी जो चट्टान है वो छोटी हो जाती है इरोजन से, और इरोजन के बाद इसका डिपोजिशन हो जाता है। इरोजन में आपका पानी इरोजन करता है, ग्राउंड वाटर इरोजन करता है, ग्लेशियर्स इरोजन करते हैं, आपकी वेव इरोजन करते हैं, विंड इरोजन करती है। तो इसकी वजह से पृथ्वी पर इंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से, अंतर्जात बल की वजह से, जो ये आपके लैंड फॉर्म बने थे, वो इन बहिर्जात बल यानी कि एक्सोजेनेटिक फोर्स की वजह से ये बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से पृथ्वी पर लेवलिंग का काम करते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स, और कुछ ऊंचाई बढ़ाने का काम करते हैं आपके एंडोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, आ गया समझ में? ये होते हैं आपके इंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स। अब जो आपके अंतर्जात बल होते हैं ना, इसमें दो तरीके की मूवमेंट होती है। एक होती है आपकी स्लो मूवमेंट, यानी कि ये मूवमेंट हमें काफी हजारों सालों बाद दिखती है। एक होती है सडन मूवमेंट, जो हमें एकदम से दिख जाती है। जैसे आपका वोल्केनो एकदम से फटता है, आपका अर्थक्वेक भी एकदम से आ जाता है, सडन आ जाता है ना, तो ये जो मूवमेंट होती है बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है। लेकिन जो स्लो मूवमेंट में होते हैं, उसमें एक होती है आपकी वर्टिकल कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, और आपकी होती है माउंट हॉरिजॉन्टल माउंटेन बिल्डिंग। अब आपको यहाँ पे दो चीज याद रखनी है। एक है आपका, रुक जाओ, यहाँ पे ये देखो, एक है आपका एपिरोजेनेटिक और एपिरोजेनेटिक, और एक है आपका ओरोजेनेटिक। और जो ओरोजेनेटिक का मतलब है, वो है आपका माउंटेन से रिलेटेड। माउंटेन का ओरिजिन कैसे होगा? जब आपकी होरिजोनटल होरिजोनटल मूवमेंट होगी, और कॉन्टिनेंट का जो फॉर्मेशन है वो कब होगा? जब आपकी वर्टिकल मूवमेंट होगी। ये याद रखना, ये होरिजोनटल और ये जो वर्टिकल मूवमेंट है, ये आपको याद रखनी है।
ओके, ये क्या है आपकी। अब सबसे पहले इसको समझते हैं कि आपके जो कॉन्टिनेंट है वो कैसे बनते हैं। कॉन्टिनेंट में सिर्फ दो फॉर्म में, दो आपकी क्या होती है, मूवमेंट होती है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। जब आपके कॉन्टिनेंट में अपवर्ड यानी कि ऊपर, जब आपके कॉन्टिनेंट या तो कॉन्टिनेंट पार्ट ऊपर उठता है या नीचे धंसता है, ठीक है, या तो आपके कॉन्टिनेंट जो आपका ये महाद्वीप होता है इसमें या तो एमरजेंस होता है, एमरजेंस का मतलब है ऊपर उठना, सबमर्जेंस का मतलब होता है नीचे धंसना, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। और आपका हॉरिजॉन्टल, आपको पता ना आपके माउंटेन की बिल्डिंग, अभी मैंने समझाई माउंटेन कैसे बनते हैं। जब दो प्लेट हॉरिजॉन्टली, कॉन्टिनेंटल, दो प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करती है, भारी प्लेट नीचे धस जाती है, हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है, इसकी वजह से आपके क्या बनते हैं, ये यहाँ पे आपके माउंटेन बन जाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, ऐसे ईस्ट टू वेस्ट, और वर्टिकल होता है आपका नॉर्थ टू साउथ। जब ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट होगी तो बनेंगे आपके माउंटेन, और जब नॉर्थ टू साउथ मूवमेंट होगी तब बनेंगे आपके कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो अब ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट समझा दी। जब अपवर्ड मूवमेंट होगी तो कोई लैंड, अपवर्ड मूवमेंट कैसे हो सकती है, अपवर्ड मूवमेंट यानी कि एमरजेंस दो तरीके से हो सकता है, या तो आपका कोई लैंड पार्ट वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है, इस तरीके से, या आपका जो सी लेवल है वो नीचे गिर जाता है, तो भी आपके कॉन्टिनेंट का एमरजेंस यानी कि उठाव हो जाता है। वही दूसरा का, दूसरा आपका डाउनवर्ड, डाउनवर्ड में या तो आपका कोई लैंड पार्ट नीचे धस जाता है, ठीक है, या आपका जो सी लेवल है वो ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से आपका ये जो लैंड पार्ट है वो पानी में समा जाता है, और इसको बोला जाता है आपका एमरजेंस, ठीक है। अब ऐसे ही आपका फोर्स ऑफ कंप्रेशन और फोर्स ऑफ टेंशन, इसको समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कि इसमें आपके एक होता है टेंशन कंप्रेशन, ठीक है। सडन मूवमेंट तो मैंने आपको समझा दी, ये एक्सोजेनेटिक का भी आपको सारा समझा दिया। अब ये जो टेंशन और कंप्रेशन है, टेंशन और कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब होता है दबाव, दोनों तरफ से इक्वल प्रेशर होता है, यानी कि देखो ये बीच में आपका कुछ अवसाद है, इधर से भी आपका प्रेशर लगा, इधर से भी आपका प्रेशर लगा, तो इसकी वजह से आपके क्या है, फोल्ड पड़ जाते हैं, यानी कि बल पड़ जाते हैं, कंप्रेशन। और टेंशन की वजह से क्या होता है, आपके फोल्ट, फोल्ट यानी कि आपकी लाइन बन जाती है, टूट जाता है, ठीक है। फोल्ट का मतलब या तो कोई ब्लॉक ऊपर उठ जाता है, कोई ब्लॉक नीचे धस जाता है, ये होती है आपकी अर्थ मूवमेंट। अब इसी को आपको पढ़ना है कि फोल्ड के कितने टाइप हैं, ये आपका इस नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं रुचि, अभी तक एक भी यूनिट नहीं खत्म हुई है, तो कोई बात नहीं, हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अपवर्ड, अच्छा ठीक है, बिल्कुल अपवर्ड डाउनवर्ड का अभी प्रेजेंट एग्जांपल बताती हूँ। आपका इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, एक मिनट, ये जो इंडिया है ना, ये है आपका इंडिया, इंडिया का ये वाला है ईस्टर्न कोस्ट, और ये वाला आपका वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। तो ये जो ईस्टर्न कोस्ट है ना, ये किसका एग्जांपल है, आपके एमरजेंस का, अभी, ठीक है, इमरजेंस का एग्जांपल है ये। और आपका जो वेस्टर्न कोस्ट है ना, उसमें आपके एमरजेंस और सबमर्जेंस दोनों के एग्जांपल हैं, ठीक है। आपका ये जो साउथ वाला पार्ट है, ये है आपका एमरजेंस का एग्जांपल, और आपका नॉर्थ वाला पार्ट है, ये आपका सबमर्जेंस वाला, सबमर्जेंस का एग्जांपल, ठीक है। ये है आपके करंट एग्जांपल जो आपको याद रखना, आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे ये चीजें। सविता सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो, क्योंकि अब आपकी जो यूट्यूब की क्लासेस है ना वो बंद हो गई है, तो अब आपके रेगुलर टॉपिक हो जाएंगे। मैम पर साउथ तो नीचे आ रहे हैं, नहीं बेटे, जो आपका साउथ तो नीचे आ रहा है, क्या पूछ रहे हो यशवंत, साफ लिखो, समझ नहीं आया बेटे मेरे को ये क्वेश्चन आपका।
नहीं कोई बात नहीं यशवंत, मेरी क्लास में आप सवाल पूछते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई बच्चा इंटरेस्ट के साथ तो पढ़ रहा है। वो कितने भी सवाल पूछो। हाँ, देखो, ये आप याद रखना, जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है ना, वो कंपाउंड, जो कंपाउंड श्योर है ना, उसका एग्जाम्पल है। कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें दोनों के गुण दिखते हैं, एमरजेंस के भी और सबमर्जेंस के भी। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट का ऊपर वाला जो पार्ट है ना, यानी कि आपका गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा तक का पार्ट, इसमें आपका क्या हुआ है, सबमर्जेंस, नीचे धस गया है, सी लेवल ऊपर हो रहा है। जबकि आपका जो नीचे वाला पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, इमरजेंसी, यानी कि ऊपर उठ रहा है। आया समझ में? ये होता है। और ये आपका जो है ना, अभी हम सितंबर में क्या करेंगे, सितंबर तक हमें अपनी 4 यूनिट कंप्लीट करनी है, ठीक है। यानी कि हम अपनी जो जियोमॉर्फोलॉजी, अब कोशिश करेंगे कि 25 तारीख तक हमारी जियोमॉर्फोलॉजी हो जाए, और आपकी मैं संडे को भी क्लास लूंगी इस बार। तो जियोमॉर्फोलॉजी अगर हमारी 25 तक हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा टॉपिक नहीं रहते हैं। आज हम जो 10th टॉपिक, ये टॉपिक गलत डल गया है, 10th टॉपिक, 9 टॉपिक पे हम आ गए हैं। उसके बाद जो है आपका जो ये इरोजन वाला है ना, वो बहुत कम बचता है। इरोजन का तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इरोजन के आपका रिवर के द्वारा जो इरोजन होता है, हाँ, मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, बिल्कुल लूंगी। 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट का ऐसे लेक्चर हो सकता है, तो आप उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो सिलेबस है ना वो जल्दी से कवर हो जाएगा। तो हम संडे को क्लास कर लेंगे, नो डाउट। आपकी संडे को जो क्लास है वो मैं 7 बजे ले लूंगी, क्योंकि उस दिन किसी और सब्जेक्ट की क्लास नहीं होती है, तो हम 7 से 9 बजे तक क्लास कर लेंगे। ठीक है, तो फ्री रहना संडे को। आपका जो ये 2 दिन क्लास नहीं हुई वो कवर हो जाएगी, और हम हर संडे को जो है क्लास ले लेंगे, आपका सिलेबस हो जाएगा। टेंशन फ्री रहो आप लोग, ओके। तो कल हमारा ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे, टॉपिक 9 भी कंप्लीट कर लेंगे, परसों टॉपिक 10 शुरू कर देंगे। आप जल्दी जल्दी से करते हैं सिलेबस, ताकि ऐसे नहीं कि आपको समझाऊंगी नहीं, समझाऊंगी भी, बट थोड़ा सा स्पीड को थोड़ा ज्यादा कर देंगे। क्वेश्चन कितने भी पूछ सकते हो मेरी क्लास में, जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उतने ही आंसर मैं दूंगी, मेरे को अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, पीवाईक्यू भी करवाऊंगी। ऐसा करते हैं कि लास्ट में डेली मैं आपको 5-6 पीवाईक्यू दे दूं, घर से आपके क्वेश्चन फाइंड आउट करने भी दूंगी आपको, ओके। आप वो काम करके लेके ना, और नेक्स्ट दिन क्लास में मेरे को बताना। आपकी प्रैक्टिस होगी, इससे आप अच्छा करोगे, ओके। अब आपका ये 43 मिनट का जो सेशन है वो तो रिकॉर्ड हो गया है। 15 मिनट का जो सेशन है वो शायद हम जब क्लास लीव करेंगे ना, तो वो खुद बाय खुद आ जाएगा, ओके। क्योंकि हमने जो क्लास है वो आई थिंक हमने 8-2 पर क्लास शुरू कर दी थी, 8-2 पे या 3 पे, है ना। तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है आई थिंक। तो मैंने सर से पूछा, तो सर कह रहे हैं कि जब ऑफ करोगे तो वो अपने आप 1 घंटा आ जाएगा, जितना आपका रिकॉर्ड हुआ है ना वो उतना आ जाएगा आपका। ठीक है, आपको ये रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। और पीडीएफ मैंने आपको पता, अर्थक्वेक वाले तक टॉपिक की मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड कर दी है, ओके। तो कल मिलते हैं, और कल क्लास से पहले ही आपको ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, देख लेना एक बार ऐप खोलकर। पहले ये जो पीडीएफ है ना मैं आपको अपलोड कर दूंगी। वैसे भी कल छुट्टी है, तो कल हम जो क्लास है थोड़ा 9:10 9:15 तक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ओके। पर टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा नहीं है इसको छोड़ देंगे। टॉपिक कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक का जो है ओवरव्यू दे दूंगी इस क्लास में। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही एक्सटेंड करते जाएंगे। आपका देखो पेपर नवंबर में, आपके एग्जाम जो फॉर्म है वो निकलेंगे, दिसंबर में आपका एग्जाम है, ओके। तो पूरी कोशिश है कि नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर दें हम। अगर आपकी 2 क्लासेस भी लेनी हुई तो मैं आपकी 2 क्लासेस भी ले लूंगी, नहीं तो 1 घंटा 30 मिनट भी डेली अगर मैं आपको लेक्चर दूंगी ना, तो सिलेबस कवर हो जाएगा, डोंट वरी। आप सिलेबस की टेंशन मत करो, वो मेरा काम है, मेरे को टेंशन है वो। मेरे को आपका नवंबर तक सिलेबस कराना है। आपको बस ये करना है कि जितना मैं मैटर देती हूँ ना, उनके नोट्स, पीवाईक्यू, सब कुछ खुद से भी पीवाईक्यू सोल्व करो, ठीक है।
आप ये मत सोचो कि मैम ही पीवाईक्यू देंगे, आप खुद से जो मैंने ऐप बता रखी है आपको, और आपके ये फिलर फॉर्म पे भी आपके मॉक टेस्ट अपलोडेड है, इनको सोल्व करो तो आपका हो जाएगा। डेली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए, प्रैक्टिस छूट गई तो वहीं पे आपका क्या आ जाएगी, लापरवाही जाएगी और आपका नहीं हो पाएगा। ओके, तो वो जो आपको कमी है वो नहीं देनी है अपने एग्जाम में। यू गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? आपको कोई भी कमी, लीनियंसी नहीं देनी है एग्जाम के लिए। सिलेबस मेरे को करवाना है, मैं कैसे भी आपको, जो अभी हम इस मंथ में यूनिट 2 शुरू कर देंगे, और आपका जो नेक्स्ट मंथ है ना उसमें आपकी यूनिट 4 तक हो जाएगा, क्योंकि आपकी यूनिट 2 छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, 14 ही टॉपिक है, और आपका जो यूनिट 3 है उसमें आपके सिर्फ 6 टॉपिक्स हैं, बहुत हो जाएगा ओशनोग्राफी में भी। तो आपका जो मेन फिजिकल ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका थॉट में भी आपके क्या है, थॉट में भी आपके 15 से 16 है। हाँ, इस बार जरूर निकलेगा, और आपके जो नोट्स मैं जैसे देती हूँ ना वो वैसे पढ़ो आप। ओके, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, मेहनत करो। मैं देखो, कोई भी एग्जाम क्लियर करना है ना, उस एग्जाम को क्लियर करने के सिर्फ 3 ऑप्शन होते हैं, 3 ही तरीके होते हैं। फर्स्ट, कि आपको जो क्लास दी जा रही है उसको रेगुलर अटेंड करो, जो टीचर बता रहा है उसको रेगुलर करो। सेकंड, जो आपको नोट्स दे दिए उनसे नोट्स बनाओ, नोट्स बना के उनकी रिवीजन करो। थर्ड, आपको पीवाईक्यू सोल्व करना है, चाहे दिन के 10 पीवाईक्यू सोल्व करो, बट वो पीवाईक्यू ऐसे सोल्व करो कि आपको वे माइंड में क्या हो जाए, बैठ जाए। उसको 10 बार सोल्व कर दो। और ये सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया कि आप वो जो ऐप है फ्रेंड जो है वो बहुत अच्छी ऐप है, सिर्फ ज्योग्राफी वालों के लिए है, और आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा नहीं देना उस पे। जैसे मॉक टेस्ट खरीदने के लिए आपको पीवाईक्यू खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं ना कहीं कहीं पे, उस ऐप पर आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस उसको डाउनलोड करो, उस पे आपको पेपर 1 मिल जाएगा, और पेपर 2 सिर्फ ज्योग्राफी का है, जिसपे ज्योग्राफी के पीवाईक्यू है। आपको हिंदी मीडियम में भी पीवाईक्यू मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी पीवाईक्यू मिलेंगे, और आपको अलग से भी सब्जेक्ट वाइज, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के अलग पीवाईक्यू, क्लाइमेटोलॉजी के अलग पीवाईक्यू, ओशनोग्राफी के अलग पीवाईक्यू, वो पीवाईक्यू सोल्व करो तो आपको अच्छे से हो जाएगा। और अब हम जो है क्लास लीव करते हैं, मिलते हैं कल। कल हमारी क्लास 8 बजे होगी, ये मत पूछना, क्लास बिल्कुल कैंसिल नहीं करूंगी, 8 बजे आपकी क्लास होगी ही, पक्का होगी। मेरे को कल ये टॉपिक कंप्लीट कराना है, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा डाउट लेके आओ, जितने ज्यादा डाउट लेके आओगे। कौन सी ऐप है, मैं ये नाम लिख देती हूँ, फ्रेंड जियो ऐप। ये फ्रेंड जियो ऐप है ना, ये बहुत यूजफुल है, इसको डाउनलोड करना। डाउनलोड करके देखोगे ना तो आपको खुद इतना अच्छा लगेगा कि मैम ने हमें इतनी अच्छी ऐप बताई है। मैंने अपना जो नेट निकाला ना वो इस ऐप की वजह से निकाला है। मैं इस पे आपको क्या है, क्वेश्चन के सही सॉल्यूशन भी बताए जाते हैं, आपको डिफाइन नहीं किया जाता, बट आपको पता चलता जाता है कि ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। ये बहुत अच्छी ऐप है, जरूर डाउनलोड करना। और साथ ही साथ जो बायजूस ऐप है ना, बायजूस ऐप पे आपको जो है 10 मिनट के आपके क्या आते हैं, सेशन आते हैं, 10 मिनट के आपके क्या आते हैं, प्रैक्टिस सेट आते हैं। आपके मंडे टू फ्राइडे तक आपके ज्योग्राफी के जो सेट है वो अपलोड होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो वो बाईजूस ऐप कर लो, उस पे वो जो 10 मिनट के सेट है ना वो लगवाओ। उसके वो है ना साथ में एक्सप्लेनेशन भी देते हैं आपको, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। ओके, और फिर जब आप लास्ट में अपने आपको नंबर दिए जाते हैं ना, तो उसके नीचे आपको 2 फील्ड दी जाती है जिसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, वो भी करो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 2 से ही कर लो, ये 2 सोर्स बहुत है। आपको पेपर 1 पेपर 2 उस पे भी दिया जाता है, सिर्फ 10 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ दिन के 10 क्वेश्चन भी सोल्व कर लोगे पेपर 1 पेपर 2 के लिए, बहुत यूजफुल होंगे। हैबिट हो जाएगी पेपर को सोल्व करने की। यू गॉट इट बट आई एम सेइंग? ओके, एवरीवन इज क्लियर? सबको क्लियर है ना कि मैंने क्या बोला है आपको? तो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। एंड लास्ट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय साइड। सबको इंडिपेंडेंस डे की मुबारक, और सब अच्छे से मनाना, एंजॉय करना, ठीक है? तो अब क्लास लीव करते हैं और मिलते हैं कल। अब तो किसी का कोई डाउट नहीं है ना? बाय बाय यशवंत, यू टेक केयर टू। ओके, बाय एवरीवन।